नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा डिस्कशन है कि आप स्वीडन में स्कॉलरशिप किस वे से ले सकते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, स्कॉलरशिप कब आप अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या टाइम है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का, और साथ में स्कॉलरशिप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ किन बच्चों को प्रोवाइड करती है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन रहेगी। और बार बार मैं अपनी सब वीडियोस में बता रहा हूँ कि स्वीडन ने अपनी जो एप्लीकेशन है 16 अक्टूबर को ओपन कर दी है। 16 अक्टूबर को ओपन करने के बाद इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी तक की इनकी डेडलाइन है। 15 जनवरी से पहले पहले आप अपनी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन मैं हर एक वीडियोस में बार बार ये बता रहा हूँ कि आप जितने पहले अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे तो उतना आपको मैक्सिमम बेनिफिट है एडमिशन अप्लाई करने का। उससे क्या होगा कि उसमें ये है कि उसमें हमें भी अच्छा टाइम मिल जाता है, हम आपकी अच्छी एसओपी बना सकते हैं और आपका इन टाइम वहाँ पर जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप अप्लाई करवा सकते हैं। इवन अगर कोई डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है, शॉर्टकमिंग है, तो उसको हम इन टाइम आपको बता सकते हैं। जब आप क्लोजिंग के ऊपर आते हैं, जब 15 दिन महीना रह जाता है, तो तब बड़ा ही डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमें आपके केस को अप्लाई करने के लिए। तो हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनकी डेस्टिनेशन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो बच्चे स्वीडन जाना चाहते हैं, तो वो इमीडिएटली अपना डिसीज़न लें ताकि हम उनकी जो एप्लीकेशन है इन टाइम सबमिट करवाएं। तो इनके जो रिज़ल्ट्स कब आएंगे, तो जब बच्चे अपने एडमिशन्स की डेडलाइन के बाद जो इनके रिज़ल्ट्स आते हैं, जो मास्टर वालों के हैं वो 9 अप्रैल को आएंगे और जो बैचलर वालों ने एडमिशन अप्लाई किया है वो 16 अप्रैल को आएंगे। तो 16 अप्रैल 2020 में उनके एडमिशन की नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, किन बच्चों की एडमिशन हुआ है, किन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन हम केस को देखते ही हम बता देते हैं, जब भी हम कोई केस लेते हैं, कि आपके कितने चांसेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के। वो कैसे है, क्योंकि हमें स्वीडन के साथ वर्क करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। हमें हर एक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में मालूम है। आपकी प्रीवियस स्टडी देखते हैं, तो आपकी फ्यूचर स्टडी देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको एडमिशन किस वे से डालना चाहिए। तो अभी जो मेन है हमारा मुद्दा, वो कौन सा है, स्कॉलरशिप। कि स्वीडन में वहाँ की जो स्वीडन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या परसेंटेज है, सारा का सारा हमारा आज ये डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले वहाँ के जो मेन स्कॉलरशिप है, जो मेजर इनटेक है, वो सितंबर का मैंने फिर बताया ओपन हो चुका है। और जो 100% जो स्कॉलरशिप जो ओपन होते हैं वो सितंबर वाले इनटेक में मैक्सिमम वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है स्कॉलरशिप वहाँ की गवर्नमेंट एलोकेट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जो फेब वाला इनटेक है उसमें बहुत ही लिमिटेड है, मतलब निग्लिजिबल टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। उनमें हम बच्चों, उसमें प्रोग्राम भी बहुत कम रहते हैं फेब इनटेक के अंदर। तो जो मेजर इनटेक है वो ओपन हो चुका है, इसमें हम आपके स्कॉलरशिप भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो स्कॉलरशिप किन किन बच्चों को मिलता है, बैचलर डिग्री वाले बच्चों को भी वहाँ की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। लेकिन बैचलर के अंदर कौन से प्रोग्राम है वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। जब आप हमारे पास आएंगे आपको मैं बताऊंगा कि आपको कितने चांसेस है वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के। बैचलर में जो मैक्सिमम प्रोग्राम है, उन्होंने जितने भी इंजीनियरिंग टाइप के प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की जो वैकेंसीज़ रहती हैं, जो कोटा रहता है, किसी यूनिवर्सिटी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, ऐसे टाइप का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा रहता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप के अंदर कवर क्या करते हैं, कवर आपकी 25% फीस हो सकती है, 50% फीस हो सकती है, 75% फीस हो सकती है और 100% आपकी फ़ीस बेवकूफ़ हो सकती है अगर आपने स्वीडन में वहाँ पर स्कॉलरशिप लेना है। तो जो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर प्रोग्राम्स में मिलता है बच्चों को। बैचलर में लिमिटेड सीट्स रहती हैं स्कॉलरशिप के लिए और मैक्सिमम है वो मास्टर प्रोग्राम्स में। मास्टर में भी वो इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उनमें ज़्यादा वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करते हैं। तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्वीडन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा हुआ है उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए। तो वो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। क्योंकि हमें मालूम रहता है जब हम केस देखते हैं
कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने के कितने चांसेस हैं। तो उस क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने फर्स्टली ये बता दिया, एक तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, एक स्वीडन इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप है जिसको एसआई स्कॉलरशिप कहते हैं। जो एसआई स्कॉलरशिप है वो इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए वहाँ की स्वीडन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड से सिर्फ 40 कंट्रीज़ को एलोकेट किया है। वो 40 कंट्री अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम उनके लिए है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो उनको एलोकेट करते हैं, तो उसके अंदर इंडिया नहीं आता। तो जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो इंडियन स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेते हैं वो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो ये कब ओपन होते हैं? ये 15 जनवरी को उनकी जो गवर्नमेंट है वो इनको ओपन कर देती है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, और इनकी जो लास्ट डेट रहती है वो कुछ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वीक ऑफ फेब रहती है, किसी यूनिवर्सिटी की 15 फरवरी तक रहती है। एक महीने के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को, और साथ में कौन से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर अभी हम आते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो मेन मुद्दा है एकेडमिक परफॉर्मेंस की, आपकी एकेडमिक परसेंटेज कैसे हैं। इंजीनियरिंग के मैंने प्रोग्राम बता दिए। जो बच्चे बिजनेस से रिलेटेड एमबीए करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बिजनेस प्रोग्राम के लिए भी स्कॉलरशिप रखा हुआ, उसके अंदर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका जीमेट का स्कोरिंग कि आपका 350 है, आपका 250 है, तो उसको देखने के बाद वो एलोकेट करते हैं। सबसे एक टॉप प्रायोरिटी आ गई है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वो कैसी रही है। तो दूसरा उसके अंदर मेन पॉइंट है आपकी जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी है वो कितनी मतलब रिलेटेड है आपके कैरियर के ऊपर। जो आप स्टडी लेने जा रहे हैं वो आपको कितना आपके कैरियर को डेवलप कर सकती है, वो उसको देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? वो आपके मोटिवेशन लेटर के थ्रू। तो एक तो ये आ गया, और आप जो वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं वो जो स्टडी है आपकी कंट्री के लिए कितनी कंट्रीब्यूट करती है, उसको भी वो मद्देनज़र रखते हैं जो आपने स्टडी वहाँ पर लेने जानी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चेक करती हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके IELTS हो सकते हैं, आपका PTV यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आपकी MOI भी एक्सेप्टेबल है। जिन बच्चों ने IELTS किया होता है या PT की होती है, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए। इसके अलावा जो मेन थिंग है आपकी मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, और आपका CV आपने कैसे प्रेजेंट किया है। तो मोटिवेशन लेटर के अंदर आप जो अपना फ्यूचर कोर्स करने जा रहे हैं और वो आपके कैरियर से कितना रिलेटेड है, वो कितने आपके कैरियर को डेवलप करता है, तो उसको वो मद्देनज़र रखते हैं जब दे आर ग्रांटिंग द स्कॉलरशिप। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर कवर करना है। और मोटिवेशन लेटर में हम भी आपकी हेल्प करते हैं। 2 पेज का हो सकता है। उन्होंने तो 600 वर्ड्स लिखे हुए हैं मैक्सिमम, लेकिन आपने 600 वर्ड में उसको कैसे आपने सारी चीज़ों को कवर करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ों को देखने के बाद फिर उनका कोटा आता है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं उनके लिए कितना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है, कितना कोटा रखा हुआ है। 5 ही रखी हुई यूनिवर्सिटी ने उनके लिए वैकेंसीज या कोटा, जहाँ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कितना कोटा रखा है वो भी यूनिवर्सिटी देखती है। तो देखने के बाद फिर डिसाइड करती है। ये चीज़ें होने के बाद और इसके अंदर वो स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि पेड स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्वीडन के अंदर जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फीसेस वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देनी होती है। जिन बच्चों को जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं या और EU वाले स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं, उनको तो वहाँ पर ट्यूशन फीसेस लगती हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। मैं परसेंटेज आपको पहले बता दी कि कितने परसेंटेज वो स्कॉलरशिप ग्रांट करती हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़। अभी और कई क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो जो स्कॉलरशिप है वो आपको कितने टाइम का मिलेगा और वो स्कॉलरशिप वहाँ की गवर्नमेंट कैसे यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसके अंदर आपको जो स्कॉलरशिप है इंटायर आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट एलोकेट कर सकती है। वो ग्रांट देती है कि आपको 50,000 स्वीडिश क्रोना देना है,
2 लाख स्वेडिश क्रोना देना है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि अगर आपके 4 सेमेस्टर है, अगर 2 लाख एलोकेट किया है आपको स्वेडिश क्रोना, तो हर सेमेस्टर के अंदर वो उसको दे देती है कि 50,000 पहले सेमेस्टर में है, 50 सेकंड में है, ऐसे ऐसे करके कंट्रीब्यूट देती है सब्जेक्ट टू आपकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस। वो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रहती है कि आपने अगर पहले एक सेमेस्टर 30 क्रेडिट का है तो उसमें आपकी जो पासिंग परसेंटेज है 75% आनी चाहिए। मतलब 30 क्रेडिट में आप मोर देन 22 क्रेडिट पास होने चाहिए, तब आपको पहली ग्रांट तो मिल जाएगी, तभी आपको सेकंड ग्रांट मिलेगी। तो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जहाँ वहाँ जाकर सीरियसली पढ़ना भी है कि अगर आपने आगे भी स्कॉलरशिप लेना है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। करंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पर चले जाते हैं उनके लिए वो डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया है, क्योंकि आपने भी जाके करंट बनना है। प्रोस्पेक्टिव को ग्रांट करती है तो करंट को मिलेगा सब्जेक्ट टू उसका क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या रहती है। तो कुछ बच्चों का भी इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, सर अगर मैं वहाँ जाने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं अपना कोर्स प्रोग्राम चेंज कर दूँ तो क्या तब भी ये मुझे स्कॉलरशिप एप्लीकेबल रहेगा? उस टाइम जिस कमेटी ने आपको स्कॉलरशिप ग्रांट किया होता है वो दोबारा रिकन्सिडर आपकी एप्लीकेशन करती है कि अभी आपने कोर्स चेंज किया है, तो अभी जो कोर्स चेंज किया वो आपकी स्टडीज से कोरिलेटेड है या नहीं है, तो वो डिसाइड करती है दोबारा, उसकी रिकन्सिडर होगी एप्लीकेशन। जो जाके बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, अपना कोर्स चेंज करते हैं। हाँ, जो बच्चे वहाँ पर जाके सस्पेंड हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जाके कोई इलीगल काम करते हैं या सस्पेंड कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो उनको वो जो स्कॉलरशिप आगे एप्लीकेबल रहेगा, तो उनको वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटी तो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर देती, कैंसिल कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी उसके सर्कमस्टांसेस देखती हैं कि आपको वहाँ पर अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपने वहाँ पे प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे हैं, आपको क्यों डिसकंटिन्यू किया है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या अभी इसको फ्यूचर में स्कॉलरशिप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जब भी आपने स्वीडन में आपने एडमिशन अप्लाई करना है, एडमिशन अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आप जो प्रोग्राम अप्लाई करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या नहीं करती। जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्राउन इमिग्रेशन अपने माइंड के ऊपर रखती है। जब भी आपका हमने एडमिशन वहाँ पर चाहे बैचलर या मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है, तो क्या इस प्रोग्राम में जो अप्लाई करने जा रहे हैं कि उसमें आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है या नहीं है। तो स्कॉलरशिप में क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं देगी 100% की, जहाँ कि आपको हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अप्लाई ज़रूर करवा दूंगा, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल पाए। ह्यूमैनिटीज़ के लिमिटेड प्रोग्राम्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं मास्टर डिग्री में। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के मैंने सारे प्रोग्राम बता दिए हैं, उनमें मैक्सिमम जो मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में करने जाते हैं या बिजनेस में करने जाते हैं, उनमें भी डिपेंड है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो जो मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस की है, इसको प्रॉपरली आपने प्रिपेयर करना है। वो कौन कर सकता है, वो आपका कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट ही कर सकता है, जिसको इसके बारे में नॉलेज है। अभी मैंने वीडियो बना दी है, इस वीडियो को अभी बना दिया, इसको देखने के बाद और 10 एजेंट बनाएंगे वीडियो, बट प्रैक्टिकली उसको कितना नॉलेज है वो आप ज़रूर चेक करें। क्योंकि हम इस टाइप के स्कॉलरशिप अपने जो हमारे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका अप्लाई करते रहे हैं, हमें मालूम है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जब अप्लाई करते हैं, कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने की मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अगर आपने स्वीडन में हायर स्टडीज़ में जाना है विद स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, इवन वहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन से आप इमीडिएटली संपर्क करें। तो सबसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्वीडन जाना ही है तो आप इमीडिएटली डिसीजन लें। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, जब आप टाइम कम रह जाता है उस टाइम आते तो हमें भी बड़ी दिक्कत आती है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर स्वीडन से रिलेटेड अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर लें। तो क्राउन इमिग्रेशन आपको अच्छी तरह आपकी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकती है। तो मेरी लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।